सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूं पहले। Just a minute. यस। अभी हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर लोग कैसे कामयाब होते हैं, और ये इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। राइट। आज पूरा सेशन एक्चुअली बेसिकली इसी पर होगा, ये इंडस्ट्री क्या है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने देशों में चलती है, कितना टर्नओवर आता है, इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चर्चा आज हम इस पर करने वाले हैं। राइट। सो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और फ्यूचर भी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले लोग ना इस बिजनेस को बड़ा छोटा बिजनेस समझ लेते हैं। राइट। उनको लगता है अरे चाय पत्ती साबुन टूथपेस्ट बेचने वाला काम है ये कोई बिजनेस है। राइट। कई बार लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेते नहीं लेते, सभी लेते हैं दोस्त। मैं भी इस बिजनेस पे जब नया नया आया था तो मुझे इसकी पावर के बारे में नहीं पता था। मुझे भी लगता था यार इसमें 100 500 1000 रुपए तो कमाए जा सकते हैं, इस करियर नहीं बनाया जा सकता। हर व्यक्ति शुरुआत में यही सोचता है, क्योंकि उसको दूर से सिर्फ इतना नजर आता है कि घर का सामान इस बिजनेस में मिलता है, और घर के सामान से करोड़पति लखपति या हजारों रुपए नहीं कमाए जा सकते। ये चीज समझ में सबको आती है, बाद में विजन क्लियर होता है। राइट। तो हर इंसान को ये इंडस्ट्री बहुत छोटी लगती है, इसमें करियर बनाने के बारे में वो सोच नहीं पाता। तो उसको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग के अंदर भी बताया था। ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एक्चुअली हमें पता नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए हमको छोटा समझ लेते हैं। ध्यान से इस एग्जांपल को समझिएगा। आपकी स्क्रीन पर एक हाथी है, 6 ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। इनको अभी पता नहीं है। इन इन 6 साथियों को हाथी के सामने खड़ा किया जाता है और उनको बोला जाता है कि एक बार आप इस सामने जो चीज है, चीज रखी हुई है, इसको आप टच करो और फील करो कि आपको ये क्या समझ में आता है। ध्यान से सुनना, क्या समझ में आता है। तो जो लास्ट में इधर पीछे की तरफ एक व्यक्ति देख रहे हैं, ये व्यक्ति की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, ये जाता है और हाथी की पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है और फील करता है। सोच के देखो, आंख बंद है और पूंछ पकड़ के फील करोगे तो क्या समझ में आएगा। अभी उसको पता नहीं है कि क्या है सामने, तो फीलिंग से क्या समझ में आ रहा है कि ये एक रस्सी है। राइट। देन दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या है, तो दूसरा व्यक्ति जो है, हाथी का बहुत बड़ा पेट है, उसके ऊपर ऐसे हाथ फैलाता है, ऐसे ऐसे करता है, तो उसको लगता है तो कोई बड़ी सी दीवार है। राइट। तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो तीसरा व्यक्ति हाथी का बड़ा सा पैर पकड़ लेता है, ऐसे पैर पकड़ के फील करता है, उसको लगता है बहुत बड़ा पेड़ है कोई। चौथे व्यक्ति के पास जाते हैं, चौथा व्यक्ति जो है हाथी का कान पकड़ता है, तो उसको लगता है ये हाथ से चलाने वाला कोई पंखा है। पांचवें व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या है, तो पांचवा व्यक्ति हाथी के सींग को पकड़ता है, जो दांत होते हैं ना, आगे दांत जो होते हैं इसके, दो बड़े 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 व्हाइट दांत होते हैं, तो उसको पकड़ता है। तो उसको लगता है ये तो कोई औजार टाइप का या भाला या त्रिशूल भाला टाइप का लग रहा है। और छठे व्यक्ति से पूछते हैं तुम बताओ ये क्या है, तो छठा व्यक्ति हाथी की सूंड को पकड़ लेता है। और जब सूंड को पकड़ता है तो उसको उसको फील होता है ये बहुत बड़ा कोई सांप है, अजगर टाइप का कोई बहुत बड़ा सांप है। अच्छा मुझे बताओ, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है इसीलिए तो ऐसा बता रहे हैं। अगर इनकी आंख पे पट्टी ना बंधी हो तो, जब तक इनकी आंख पे दोस्तों पट्टी बंधी थी, इन्होंने अपने हिसाब से जानकारी दी है। जब तक इनको पता नहीं था कि ये हाथी है, तब तक ये अपने हिसाब से बता रहे हैं। जब इनको नॉलेज हो जाएगी, जब इनकी आंखों से पट्टियां हटा दी जाएंगी, तो क्या इनको सच्चाई पता चलेगी कि नहीं चलेगी। जितना आराम से ये उसकी सूंड को हाथ लगा रहा है, जितना आराम से उसकी दांत को पकड़ रहा है, जितनी आराम से वो उसकी पूंछ को पकड़ रहा है, क्या इतना कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस के साथ वो ये काम कर पाएगा? कभी भी नहीं। वो शायद हाथी देख के 4 कदम पहले पीछे भाग जाए। अभी उसको पता नहीं है, इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर भी यही है। लोगों को नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनको छोटा सा बिजनेस लगता है ये, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर देते हैं। और हमको इस बिजनेस का ज्ञान नहीं होता, इस इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान नहीं होता, और हम सुन के चले जाते हैं। नहीं, सारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस इंडस्ट्री के अंदर लोग उतनी इनकम बनाते हैं जितना लोग सालों में नहीं कमा पाते। इस इंडस्ट्री के अंदर लोग उतना इनकम कमा रहे हैं, लोग जितना अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। उतनी उनकी बड़ी सोच नहीं हो पाती, इतना पैसा बनाते हैं। समझाऊंगा मैं आपको एक एक करके, इसी आज इसी टॉपिक पर लेकर चलेंगे। राइट। आई होप
एग्जाम्पल से आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आगे लेकर चलना चाहता हूं। एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसको हम पाइपलाइन स्टोरी बोलते हैं, राइट। ध्यान से सुनना। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन एक बुक है जिसको बर्क हेजिस ने लिखा। आई होप आप में से शायद ही किसी ने पढ़ी हो, वरना एक बार इसको बुक को खरीदिए और एक बार पढ़िए। मैं इसका एक सारांश बताने वाला हूं, इस बुक के अंदर क्या बताया गया है। बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी दो लोगों की है दोस्तों। एक है ब्रूनो, एक है पाब्लो। दो दो बंदों की स्टोरी है। इसको बोलते हैं द पाइपलाइन स्टोरी, राइट। इसमें दोस्तों यही दिखाया गया है कि अपनी जिंदगी में हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। यह बताया गया है क्या कि हम करंट में हार्ड वर्क करके मेहनत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े या स्मार्ट वर्क करके अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करें, आने वाले कल को भी सिक्योर करें। यही बताया गया है। चलिए हम स्टोरी पर चलते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एक बार की बात है, एक एक दो पहाड़ है, एक पहाड़ पे एक गांव है, राइट। यहां ध्यान से देखिएगा, इस पहाड़ पे एक गांव है और इस गांव में पानी नहीं है पीने के लिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये सब क्या करते हैं? पानी पीने के लिए इस पहाड़ से नीचे उतरते हैं और इस दूसरे पहाड़ पर जाते हैं। यहां पहाड़ के ऊपर पानी अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा गांव क्या कैसे पानी पीता है? इस पहाड़ से उतरता है और दूसरे पहाड़ पर जाता है और पानी भरता है और अपने वापस लेकर आता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर व्यक्ति को। दूसरे पहाड़ पर जाकर पानी लेकर आना पड़ता है दोस्तों इनको, तो बहुत मेहनत लगती है। होता क्या है, हर व्यक्ति को बहुत मेहनत और हर व्यक्ति को पानी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के कोई जीवन नहीं है किसी का भी, कोई भी जी नहीं सकता, हर व्यक्ति को पानी चाहिए। तो होता क्या है, ये दो बंदे जो है ब्रूनो और पाब्लो, इन्होंने इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये क्या कहते हैं कि चलो हम अपना खुद का काम शुरू करते हैं। अगर बेहतर जिंदगी जीनी है तो हमें अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए। तो क्या करें? तो ये दिमाग लगाते हैं, राइट। तो गांव में एक प्रधान होता है जिसको जो जो वो एक वैकेंसी निकालता है। किस चीज की वैकेंसी? वो ये कहता है कि जो दूसरे पहाड़ से पानी लेकर आएगा हमारे गांव में, मैं उसको पैसा दूंगा। ध्यान से सुनना। जो दूसरे पहाड़ से पानी लेकर हमारे गांव में आएगा उसको मैं पैसा दूंगा, उसको मैं काम पे रखूंगा। तो ये दोनों बंदे डिस्कस करते हैं कि चलो यार इस काम को शुरू करते हैं, इसके अंदर तो कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। हम लोग पानी लेकर आया करेंगे और इस प्रधान से पैसा ले लिया करेंगे। ये दोनों इस काम को शुरू करते हैं। तो ये कहते हैं, प्रधान जो है वो कहता है कि आप जितना बाल्टी पानी लेकर आओगे मैं बाल्टी के हिसाब से आपको पानी दूंगा, राइट। बाल्टी लेकर जानी है, दूसरे पहाड़ पे जाना है, पानी भर के लाना है, आपको पैसा मिल जाएगा। फिर दोबारा जाओ, पानी लेकर आओ, फिर पैसा मिलेगा। फिर जाओ, फिर आओ, फिर पैसा मिलेगा। जितना पानी लेकर आओगे उतना ज्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा। ये दोनों बंदे कहते हैं डन, कर देंगे, राइट। जितना चक्कर लगाओगे, जितना पानी लाओगे, उतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है, इन्होंने ये काम शुरू करते हैं दोनों। ये दोनों अब बाल्टियां लेकर जाते हैं, दूसरे पहाड़ पर जाते हैं, वहां से पानी भरते हैं, लेकर आते हैं। और इस काम में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दिन रात वो ये काम करते थे, क्योंकि इनके पास कोई टैलेंट अलग से था नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, इनको अपना जिंदगी चलानी थी, तो इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, राइट। बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी, दिन रात पानी लेकर आया करते थे। और जो प्रधान है वो क्या करता था, डायरी में एंट्री कर देता था। जितना बाल्टी पानी वो लेकर आते थे वो प्रधान डायरी में एंट्री कर दिया करता था और एक साथ उसकी पेमेंट कर दिया करता था। उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। फिर गए दूसरे पहाड़ पे, गए बाल्टी भरी पानी लाए, दे दिया, एंट्री हो गई। फिर गए पानी लाए, फिर गए पानी लाए। अब उनकी जिंदगी चलने लगी। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन उसमें से एक बंदा था ब्रूनो। वो ये सोचता है कि अगर मैं अपनी बाल्टी को बड़ा कर दूं, ध्यान से सुनना, जो बाल्टी है उसका साइज को बड़ा कर दूं और मैं थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दूं तो शायद मैं और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मैं छोटी छोटी बाल्टी लेके जाता हूं, आता हूं, मेहनत उतनी करनी पड़ती है, जाना आना उतना ही पड़ता है, तो क्यों ना मैं अपने बाल्टी के साइज को बढ़ा दूं। अगर बाल्टी बड़ी होगी तो मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, राइट। उसने चालाकी से क्या करना शुरू कर दिया, बड़ी बाल्टी ले ली, हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि अब मैं बहुत पैसा बनाऊंगा क्योंकि बड़ी बाल्टी लेकर जा रहा हूं, राइट। होता क्या है, आने वाले टाइम के अंदर, अच्छा पाब्लो क्या होता है, पाब्लो इस काम से सेटिस्फाई नहीं होता। जो दूसरा व्यक्ति होता है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो भी पानी दूसरे पहाड़ से लेकर आ रहा है, लेकिन उसको इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन पहले वाले व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बाल्टी बड़ी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पानी ले रहा है, क्यों? वो उससे ज्यादा पैसा बनाना चाह रहा है।
लेकिन दूसरा व्यक्ति को इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, वो सेटिस्फाई नहीं है इस काम से। ये कहता है, अगर he thought of something on how to bring water to village but without much physical effort। ये अपना दिमाग लगाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे फिजिकल एफर्ट ना करना पड़े, राइट। पानी लाने के लिए बार बार उस पहाड़ पे ना जाना पड़े, ऐसा मैं क्या करूं, ये दिमाग लगाना शुरू कर देता है, राइट। तो पाब्लो जो है वो एक मास्टर प्लान बनाता है। वो कहता है यार पानी जो है वो इस पहाड़ पे है और लाना इस गांव के अंदर है। तो इस जो हार्डवर्क है उसको कम कैसे किया जाए। तो वो एक मास्टर प्लान बनाता है। वो कहता है क्यों ना मैं इस पहाड़ से लेके इस गांव तक एक पाइपलाइन डाल दूं। इस पहाड़ पे पानी है, इस गांव में लेकर आना है, अगर मैं यहां से पाइपलाइन डाल देता हूं तो मुझे अब इस तरीके से बाल्टी से लेके ऐसे 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 चल के यहां नहीं आना पड़ेगा, ये चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसने प्लान बना दिया। अच्छा, ये प्लान लेकर वो इसके पास जाता है, दूसरे व्यक्ति के पास, ब्रूनो के पास। ब्रूनो को प्लान बताता है कि यार ऐसा करते हैं कि हम एक पाइपलाइन बिछाते हैं, उस पहाड़ से इस गांव में पानी आएगा और अब फिर हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रूनो के बात समझ में नहीं आती, वो इनकार कर देता है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बाल्टी से पानी ढोकर लेकर आऊंगा, मैं इसका चक्कर में नहीं पड़ूंगा, राइट। उसकी इनकम बढ़ती रही क्योंकि उसने बड़ी बाल्टी ले आना शुरू कर दिया। अब वो दूसरे पहाड़ पे जाता था, पानी लाता था, जाता था, पानी लाता था, उसकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। अब उसने क्या करा, जो पाब्लो था उसने क्या करा, उसने अपने मास्टर प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। उसने पाइपलाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, इसके बीच में लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये पागल है, बेवकूफ है, ये फालतू का काम कर रहा है, ये पाइपलाइन मैन इसका नाम दे दिया गया, राइट। इसका बहुत मजाक बनने लगा, लेकिन ये अपने काम में लगा रहा। इसने किसी की नहीं सुनी, ये अपने काम में लगा रहा, ये अपना पाइपलाइन बिछाने लगा। लेकिन पार्ट टाइम के अंदर यही व्यक्ति, मतलब यूं लगा लीजिए 2-3 घंटे ये पानी लेकर आता था, बाकी के समय में ये पाइपलाइन बिछाया करता था। क्योंकि सरवाइव करने के लिए जो जितना पैसा उसको चाहिए, सिर्फ उतने पैसे के लिए ये बाल्टी भरा करता था, बाकी समय के लिए इसने पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो स्ट्रांग था, जो बड़ी बाल्टी से पानी लाता था, अब उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। अब उसने बड़ा घर ले लिया, उसके सपने पूरे होने शुरू हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद अब जो ब्रूनो की जो स्ट्रेंथ थी, अब वो वीकनेस में बदलनी शुरू हो गई। अब शरीर उतना मजबूत नहीं था कि वो बड़ी बड़ी बाल्टी से पानी लेकर आ पाए। अब शरीर उसका बूढ़ा होता जा रहा था, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसी दौरान जो पाब्लो था उसकी पाइपलाइन जो है वो रेडी हो चुकी थी, जिसके ऊपर वो काम कर रहा था वो पाइपलाइन उसकी अब रेडी हो चुकी है, राइट। अब क्या होता है, एक समय के बाद जो ब्रूनो था वो बाल्टी, जो बड़ी बड़ी बाल्टी लेकर पानी भर के आ रहा था, जब उसका शरीर कमजोर हुआ तो एक दिन वो बाल्टी लेकर पहाड़ से गिर गया। उसको बहुत जख्म आई, बहुत चोट आई, उसके हाथ पैर टूट गए दोस्त। वहीं दूसरी तरफ जो पाब्लो था, अब उसका सेटअप रेडी था। अब उसकी पाइपलाइन से उसको पैसा आना शुरू हो गया। ध्यान से सुनना, अब जो बंदा जिसने पाइपलाइन बिछाई थी, अब उसको पैसा आना शुरू हो गया। तो पैसा कैसे आता था, वो जब जब गांव वालों को पानी चाहिए होता था, वो यहां से बटन दबाता था, बटन दबाते ही पहाड़ से लेके गांव तक पानी ऑटोमेटिकली चला जाता था। जितना उसको पैसा कमाना था, उतना बटन दबाता था, उतना पैसा उसके पास आता था, बाकी वो एंजॉय करता था, जिंदगी के मजे ले रहा था। अब उसको काम करने की जरूरत नहीं है। जब जब गांव वाले पानी मांगेंगे तब तब बटन दबाएगा, पैसा चार्ज करेगा, बटन दबाएगा, पैसा चार्ज करेगा। अब उसको दूसरे पहाड़ पर पानी लेने नहीं जाना बाल्टी से। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रूनो था, अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। पहले मेरा शरीर बहुत मजबूत था तो मैं बड़ी बड़ी बाल्टी लेकर पहाड़ से पानी लेकर आता था, लेकिन अब उसके खाने के भी लाले पड़ने लगे दोस्तों, क्योंकि अब हाथ पैर उसके टूट गए थे। अब वो खाने तक के उसका लाले पड़ गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो पाब्लो था, अब उसने उसके पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया। अब उसने अपने जो पैसा कमाया था उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको बिना काम किए हुए पैसा आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रूनो था वो काम करने लायक भी नहीं था। इस कहानी से आप क्या समझ रहे हो दोस्त। ब्रूनो जो था उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, उसने किया बाल्टी से पानी लेकर आता था वो।
वो पैसा कैसे बनाता था? दूसरे पहाड़ पर जाता था, बाल्टी भरता था, गांव में लेकर आता था, पैसा लिया करता था। वो कैसे काम कर रहा था? वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहा था। यानी जब जब वो बाल्टी भरता तब तब पैसा बनाता। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो पाब्लो था, पाब्लो ने क्या किया? उसने पाइपलाइन बिछाई दोस्त। उसने पाइपलाइन बिछाई। उसने भी बाल्टी से पानी भरा, लेकिन उतना ही भरा जितना उसको पैसे की जरूरत थी। बाकी समय में वो पाइपलाइन बिछाता था। एक टाइम के बाद जब उसकी पाइपलाइन बिछ के रेडी हो गई, तब उस पाइपलाइन से वो गांव वालों को पानी देना शुरू करने लगा और उससे पैसा बनाने लगा। अब वो पैसिव इनकम कमा रहा था। पैसिव इनकम का मतलब, अब अगर वो पानी भरकर नहीं भी लाएगा तो भी पैसे बनाएगा। कैसे? एक बटन दबाएगा, पानी आ जाएगा। ये पैसिव इनकम पर काम करने लगा, लेकिन हम ब्रूनो जो है हमेशा एक्टिव इनकम पे फोकस था। एट द एंड क्या हुआ? जो एक्टिव इनकम पे डिपेंड था, उसके पास अब खाने तक के पैसे नहीं थे। काम करने में वो असमर्थ था। अब वो हैंडीकैप हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जो पाब्लो था, वो आज पैसिव इनकम कमा रहा था और जिंदगी मौज ले रहा था। इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है? आज भी दोस्तों हम लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को नहीं समझ पा रहे। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हम कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम पता है क्या कर रहे हैं? हम ये ब्रूनो वाला काम कर रहे हैं। यानी जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन हमारा शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा, उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमें पागलों वाली सोच रखनी चाहिए कि कल को अगर मैं काम करने लायक ना रहूं तो भी पैसा आए, ऐसा मैं क्या करूं? अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, आप आप पैसिव इनकम के लिए क्या कर रहे हैं? आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके परिवार को पैसिव इनकम आए या आपको पैसिव इनकम आए? नहीं। सवाल यह आता है, पैसिव इनकम कैसे? अब हम तो पहाड़ से पानी लेकर आ नहीं सकते। अब हम तो पाइपलाइन बिछा नहीं सकते। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन अब हम क्या करें? अगर हमको पैसिव इनकम कमानी है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा सवाल है सबसे पहले तो आपसे, क्या आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, या एक्टिव इनकम पे ही हमें अपनी पूरी जिंदगी निकालनी है? क्या हम ब्रूनो की तरह जीना चाहते हैं या पाब्लो की तरह जीना चाहते हैं? इसको सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा दोस्त। चलो हम भी एक काम करते हैं, पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम कमाने का सबसे पहला तरीका है, पैसे लगा के पैसा बनाओ। मेक मनी फ्रॉम मनी। पैसे लगाओ और पैसा बनाओ। चलो रेंटल इनकम लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, एक मॉल खोल देते हैं, है ना? एक मॉल खोल देते हैं, एक होटल, 5 स्टार होटल खोल देते हैं। जिंदगी भर किराया आता रहेगा, रेंटल इनकम आती रहेगी, मजा आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मॉल खोल सकते हो? क्या 5 स्टार होटल खोल सकते हो? इतना पैसा है? नहीं। यानी रेंटल इनकम तो आने से रही। चलो हम भी कोई स्टार्टअप करते हैं, अपना कोई काम शुरू करते हैं, सेटअप शुरू करते हैं। एक सेटअप शुरू करने के लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए होता है, और उसके बाद चाहिए पैसे। क्या पैसे हैं? और दोस्त आज की डेट में अगर 100 लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो 90 लोग अपने बिजनेस को अगले 1 महीने के अंदर बंद कर देते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सरवाइव करते रहते हैं, और कुछ उनमें से चुनिंदा लोगों का बिजनेस चल पाता है। तो कोई गारंटी है कि आपका बिजनेस स्टार्टअप चलेगा ही चलेगा? बता नहीं। चलो अगर आपके पास फिर भी पैसा है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल देते हैं। शेयर मार्केट में तो मे भी हो सकता है, रिस्क भी रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में चलो कोई रिस्क नहीं है। आपने डाल दिया, 10-20 साल के लिए पैसा डाल दिया, आपको मंथली या 6 क्वार्टरली आपको रेंटल इनकम म्यूचुअल फंड से कुछ इंटरेस्ट आता रहेगा। क्या इतना पैसा है हमारे पास? नहीं है। पैसा ही तो नहीं है। चलो पैसा नहीं, एक काम करते हैं, रॉयल्टी इनकम ले लेते हैं। एक काम करते हैं, कोई बुक लिख देते हैं। जब पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, ये वाली जो बुक है ना, जब जब ये किताब बिकती है, इसके राइटर को पैसा जाता है। हम भी काम करते हैं, किताब लिख देते हैं, ऐसी बढ़िया किताब लिखते हैं, पूरी दुनिया में जब जब वो किताब बिकेगी हमें हमें पैसा आएगा। इतना टैलेंट है, इतने अच्छे राइटर हैं हम, कि हम कोई किताब लिख पाए? नहीं। अच्छा चलो हम सिंगर बन जाते हैं। अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाना गाता है, हम लोगों को भी गुनगुनाने में बड़ा मजा आता है। हम भी एक गाना गा देते हैं, ऐसा गाना गाते हैं जिंदगी भर, जब 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 जिस रेडियो पे, जब जिस जिस टीवी पे, जब डीजे पे बजेगा, जहां पर बजेगा, हमको पैसा आएगा। गाना गा के देखना जरा। हमको अपना गाना हमको तो पसंद है, लेकिन हमारा गाना दुनिया को पसंद नहीं है। हम सभी लोग बाथरूम सिंगर हैं। अपने कोई गाना समझ में आता है, दूसरे को समझ में नहीं आता।
चलो पेंटर बन जाते हैं, ऐसी बढ़िया सी पेंटिंग बनाना जिसके करोड़ों रुपए मिलते हो, मिलते नहीं मिलते? पेंटिंग, पेंटिंग आती है यार, वो भी नहीं आती। तो रॉयल्टी इनकम आएगी कैसे? पैसा है नहीं, क्या करें सर? ऐसा कौन सा काम करें जिसमें हमारी इनकम बढ़ती रहे, समय के साथ साथ हमारी इनकम बढ़ती रहे? ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसे कौन सा मैं पैसिव इनकम ढूंढूं? अगर समझ में नहीं आता, मैं बताता हूं आपको। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है और टाइम के साथ साथ आपकी इनकम बहुत तेजी से ग्रो होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। शुरुआत में जहां पर इनकम लोगों की 50 100 500 रुपए आती है, वही इनकम आने वाले कुछ सालों के अंदर लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। इतनी तेजी से ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होती। राइट? समझाता हूं, मैं आगे बात करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों ESBI क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, बड़ा ध्यान से समझना। ESBI, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, वहां से क्वाड्रेंट को लिया गया है। उसको समझाता हूं। इस दुनिया में 4 तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। पैसे कमाने के केवल 4 ही तरीके हैं, जिसका नाम है ESBI। ई मतलब इंप्लॉय, या तो हम नौकरी करके पैसा कमाएंगे, या दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, अपना खुद का काम करके पैसा कमाएंगे। तीसरा है बी फॉर बिजनेस, अपना बिजनेस शुरू करके पैसा कमाएंगे। और आई मतलब इन्वेस्टर, मार्केट में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। ये 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। 4 तरीके पैसे कमाने के। अगर हम जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय हैं। अगर हम डॉक्टर हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय हैं। अगर हम डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर मेरी चाय की दुकान है, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूं। मैं किसान हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूं। मेरे कोई किराना की दुकान है, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूं। मैं किसी के नीचे काम करता हूं तो फिर मैं एम्प्लॉय यानी कि नौकरी कर रहा हूं। तो 4 ही तरीके हैं पैसे कमाने के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का। ये 4 में से हमने दो दो पार्ट में डिवाइड किया बीच में से। एक तरफ आ गया ES, दूसरी तरफ BI। ES का मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। ये वो लोग होते हैं जिनको इंडिविजुअल एफर्ट पे पैसा आता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति और अपना खुद का काम करने वाले व्यक्ति को पैसा तभी आएगा जब वो खुद काम करेगा। अगर आप नौकरी पे नहीं जाओगे, पैसा आएगा? अगर आप अपनी दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा आएगा? अगर अपना क्लिनिक ना खोले डॉक्टर, पैसा आएगा? नहीं। ES को पैसा तभी आता है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को पैसा तभी आता है जब ये खुद में उसके अंदर इंडल्ज रहते हैं। इनको पैसा कितना आता है? लिमिटेड इनकम आती है। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 हजार लाख रुपए तक ही बना सकते हैं। और इनको आती है एक्टिव इनकम। जब तक सांस में सांस चल रही है तब तक ये लोग पैसा बनाते हैं। जिस दिन सांस बाहर निकल जाएगी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को दोनों को पैसा आना बंद हो जाएगा। हाँ या ना? वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बी और आई है। बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। ये लोग काम करते हैं टीम वर्क पे। बिजनेसमैन अकेले काम नहीं करता, ये काम करवाता है। नौकरी पे रखता है तब करवाता है। तो इनको पैसा आता है टीम वर्क पे, और इनको पैसा आता है अनलिमिटेड इनकम। ये 10 20 40 हजार रुपए नहीं कमाते। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये लाखों और करोड़ों की बात करते हैं। और इनको आती है दोस्तों पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब ये काम कल को नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा। जिसका शॉपिंग मॉल है, कल को वो इस दुनिया से चला जाए तो क्या शॉपिंग मॉल से रेंटल इनकम उसके परिवार को आनी बंद हो जाएगी क्या? मुकेश अंबानी खुदा ना करे इस दुनिया से चले जाए तो क्या उनका सारा सेटअप खत्म हो जाएगा? नो। इन्होंने सेटअप ऐसा लगाया है कि इनके इनके रहते हुए भी काम चल रहा है, और इनके ये दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा। इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम ES की तरफ है या BI की तरफ है। यहां पर दोस्तों जो E और S है, 95% लोग जो है वो या तो नौकरी करते हैं या फिर अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। 95% लोग करते हैं। लेकिन अगर इनकी इनकी जेब से सारा पैसा निकाल के रखा जाए तो पूरी दुनिया का 5% पैसा ही सिर्फ इन लोगों के पास है। पूरी दुनिया का केवल 5% पैसा किसके पास है? जो जॉब करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 5% लोग ही हैं जो बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टर हैं। इन 5% लोगों के पास जो अगर पैसा इकट्ठा करा जाए तो पूरी दुनिया का 95% दौलत बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा सर्वाइवल का सोर्स क्या है? हम जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? सोचना पड़ेगा दोस्त। हमें राइट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका देता है आपको कि आप एक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। समझाता हूं, इनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे।
लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या कहते हैं? अब्दुल कलाम जी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ यूथ एज। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है जिसको हर एक यंग व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए अगर वो अपनी एज का बेस्ट रिजल्ट देना चाहता है, बेस्ट आउटकम देना चाहता है तो। और सुनिए, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आज डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार इतना नहीं दे सकता, कोई भी सरकार इतना रोजगार नहीं दे सकती। इसीलिए आज 21वीं सदी में भारत सरकार भी सपोर्ट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग को। कैसे सपोर्ट कर रही है यार? 2021 के अंदर रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन सारी आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। जो लोग ये कहते हैं बिजनेस सही नहीं है, बिजनेस गलत है, बिजनेस फ्रॉड है, तो अभी एक ब्रॉडकास्ट, ये जो आपका कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर आपको एक पूरा सर्कुलर डाल दिया गया है, चेक करो कि अगर इलीगल बिजनेस है, गलत बिजनेस है, तो भारत सरकार ये राजपत्र पे क्या छाप के दे रही है यार? ज्ञान नहीं है। लोग इस बिजनेस को लोगों को बिजनेस में हाथी नजर नहीं आ रहा। ये कितना बड़ा हाथी है, समझो बात को, राइट? बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स कहते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। वो कहते हैं अगर मेरा आज सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए, मैं जीरो रोड पे आ जाऊं, तो मैं आज दोबारा से, अगर मुझे दोबारा कुछ करने का मौका मिले तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, अगर मेरे पास कुछ भी ना हो आज तो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक्स फॉर बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब। जो अमीर लोग हैं वो बिल्ड नेटवर्क को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी सब नौकरी की तरफ ध्यान देते हैं। मुकेश अंबानी कभी ध्यान नहीं देगा नौकरी की तरफ, वो हमेशा नेटवर्क बना रहा है, हर चीज में नेटवर्क बना रहा है। वो चाहे जियो मार्ट हो, चाहे वो जियो का सिम हो, चाहे वो एक्स वाई जेड, दुनिया भर की चीजें उसने खोल रखी। वो तो नौकरी की तरफ नहीं है, वो नौकरी देने वाला बन रहा है दोस्त। वॉरेन बफे क्या कहते हैं? वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड, नेटवर्क मार्केटिंग इज मोर वाइडली एक्सेप्टेबल देन एट एनी टाइम इन द लास्ट 16 ईयर्स हिस्ट्री। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आज की डेट में क्या है? वो ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं पिछले 60 सालों के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप, इनकी तो खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है दोस्त। ये क्या कहते हैं? इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे, अगर मैं आज दोबारा से शुरू करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मैं मिलियंस बना सकता हूं, $1 मिलियन बना सकता हूं, अगर मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करूं। और आज तो उनकी खुद की कंपनी है दोस्त। हमें किसकी सुननी चाहिए? इन बड़े बड़े हस्तियों की सुननी चाहिए या मेरे पड़ोसी की सुननी चाहिए? दिक्कत तो यही है, मुझे मेरी पड़ोसी की बात समझ में आती है यार, वो बोल रहा है यार ठीक नहीं है। अरे यार क्या बात कर रहे हो? टॉप मार्केट्स, 2019 की टॉप मार्केट्स ध्यान से देखो, जो कि यूएस डॉलर के अंदर है, वो भी मिलियंस में। यूनाइटेड स्टेट्स में 35,210 मिलियन डॉलर का बिजनेस था 2019 में। चाइना में 23,000, कोरिया में 17,000, जर्मनी, इसमें देखो इंडिया का नाम दूर दूर तक नहीं है। पोटेंशियल समझो, इस लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं है तो ये समझो हम कितनी बड़ी आबादी वाले देश के अंदर हैं और कितने सारे लोग हैं यहां पर अभी इतना इतना आगे नहीं गया है ये बिजनेस। यानी हम सोचो कितना आगे जा सकते हैं। इवन चाइना का बिजनेस 3,650 मिलियन डॉलर का है, हमारा बिजनेस अभी वहां तक नहीं पहुंचा था, राइट? आगे बात करते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है। क्लोथिंग में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो क्लोथिंग कपड़े बनाती हैं, उसमें कितना? केवल 11%, 6%। 28% कॉस्मेटिक, 28% जो है कॉस्मेटिक बनता है। होम केयर के प्रोडक्ट्स 2.8%, हाउस होल्ड के 11%, वेलनेस 35%, 35% का कंट्रीब्यूशन है वेलनेस का, वेलनेस इंडस्ट्री यानी कि हेल्थ सप्लीमेंट्स का, राइट? ऐसे बुक्स का है 2%, फूड स्टफ 3%, होम इंप्रूवमेंट 1%, यूटिलिटी 3%, फाइनेंशियल सर्विस 3% एंड अदर्स में 1%। अब आप एक चीज समझो, यहां पर दो बहुत बड़े ग्राफ दिख रहे हैं आपको, दो बहुत बड़े ग्राफ दिख रहे हैं, एक है कॉस्मेटिक पर्सनल केयर और दूसरा है वेलनेस। आपकी कंपनी क्या बनाती है इन सारे प्रोडक्ट्स में से? जो कैटेगरी नीचे इतनी सारी दी है, आपकी कंपनी क्या बनाती है? हमारी कंपनी तो दो वेलनेस पे ही तो काम करती है, हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, और ये होम केयर के प्रोडक्ट्स। यानी जो आपको बहुत बड़े बड़े ग्राफ दिख रहे हैं, इन सभी ग्राफ के अंदर हमारी कंपनी काम करती है। ये वर्ल्ड का मार्केट बता रहा हूं मैं आपको।
इसमें सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है? वेलनेस का, सप्लीमेंट्स का। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं सप्लीमेंट्स पे ज्यादा काम क्या करो यार, फोकस करो सप्लीमेंट्स के ऊपर, राइट। हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बार जो डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी वो 1886 1886 में शुरू हुई थी यूएसए में, जो कि एक परफ्यूम कंपनी थी। कितने साल पुरानी बात है ये दोस्तों? लगभग लगभग हो गए मेरे ख्याल से 140 साल। 140 साल पुराना बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लोग कहते हैं यार ये ये तो बेकार बिजनेस है, क्या बात कर रहे हो? 140 साल पहले लगभग लगभग शुरू हुआ था। पहली कंपनी थी यूएसए में जो कि परफ्यूम बनाती थी। वहां से ये बिजनेस की शुरुआत हुई। 1951 में इसका डेवलपमेंट फिर अमेरिका में होना शुरू हुआ। 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में एंटर की। भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कब आई? 1996 के अंदर। इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, ये बिजनेस इंडिया में आया ही नहीं था, पहली बार 1996 में एंटर हुआ। 2015 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के रेगुलेशन बने। इससे पहले जितने भी लोग फ्रॉड किया करते थे, जितनी जितनी कंपनियां पैसा लेके भाग जाया करती थी, सिर्फ ये इससे पहले की कहानियां थी। इसके बाद भारत सरकार ने इसके ऊपर रेगुलेशंस बनाए, और 28 दिसंबर 2021 भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइंस बना दी और इसको लीगल प्रूफ कर दिया कि ये भारत में एक लीगल बिजनेस है। और एक लीगल कंपनी को क्या क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या पहचान है, वो आपके ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी गई है। एक एक 5-7 पेज का एक पूरा चिट्ठा है, आप पढ़ सकते हो कि एक जेन्युइन कंपनी कैसी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज आपकी कंपनी के अंदर है तो आपकी कंपनी जेन्युइन है, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आपकी कंपनी जेन्युइन नहीं है, हो सकता है वो आपकी कंपनी फ्रॉड हो, वो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है वो धोखा करे। आज बात करूं तो जो इंडिया के अंदर जो टर्नओवर है 2023 में, जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है वो 19,000 करोड़ का है। भारत में सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज मिलकर लगभग 19,000 करोड़ का टर्नओवर करती हैं। ये थी डायरेक्ट सेलिंग। अनुराग ठाकुर हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है, वो भी बताते हैं कि जो फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का वो बहुत ही सिक्योर है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इस पे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। रिक्वायरमेंट, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, बिलीफ। क्या आपको भरोसा है इस इंडस्ट्री पे? अगर भरोसा नहीं है, कामयाब नहीं हो सकते, छोड़ दो। भरोसा जगाओ पहले तो। आपको खुद विश्वास नहीं है, दूसरों को क्या विश्वास दिलाओगे? पहले खुद विश्वास अंदर लेकर आओ। दूसरा, ट्रस्ट। क्या आपको लगता है, आपको ट्रस्ट है कंपनी के अंदर, सिस्टम के ऊपर? क्या आपके सपने हैं? सपने नहीं है, इस बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। जुनून है आगे बढ़ने का? जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सर्दी में सर्दी नहीं लगती जिसको जुनून होता है। और जो लोग रजाई में घुसे हैं तो उसका मतलब आपको कोई जुनून नहीं है दोस्त। लर्निंग एटीट्यूड रखोगे इस इंडस्ट्री के अंदर, आप आगे बढ़ोगे। बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये बिजनेस हमेशा लर्निंग मोड में, जो लोग लर्निंग मोड में रहते हैं हमेशा वही आगे बढ़ते हैं। चाहे आपका लेवल 5% हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, क्राउन डायरेक्टर हो, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ही क्यों ना बन जाए, जो सीखेगा वो और आगे बढ़ेगा, जो सीखना बंद हो जाएगा वो वहीं रुक जाएगा और उसका ग्रोथ और रुक जाएगा। ये जे पॉल गेट्टी है, इनका एक कोट है बड़ा, अगर आपको समझ में आ गया तो कसम से मजा आ जाएगा आपको। कोट क्या कहता है? आई वुड रेदर रिसीव 1% ऑफ इनकम ऑफ 100 मैन देन 100% ऑफ इनकम ऑफ 1 मैन। मैं 100 लोगों से एक एक रुपया लेना पसंद करूंगा, बशर्ते एक आदमी से 100 रुपया लेना। समझ में आई है बात? ये लाइन समझ में आ रही है? मैं 100 लोगों से एक एक रुपया लेना पसंद करूंगा, बशर्ते एक आदमी से 100 रुपया नहीं। क्यों? क्यों कह रहा है ये व्यक्ति? एक आदमी है यार, कल को इसको कुछ हो गया तो किससे 100 रुपए लोगे? किससे 100 रुपए लोगे? लेकिन 100 आदमी है, सबसे एक एक रुपया लोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकेश अंबानी इतने अमीर आदमी क्या कर रहे हैं? आपसे 200-300 रुपए लेते हैं, हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 200-300 रुपए में हमको 5G अनलिमिटेड मिल रहा है, दबा के चला रहे हैं, हमको भी दिक्कत नहीं है। और हमसे वो थोड़े थोड़े पैसे लेके कितना पैसा बनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मारुति मारुति गाड़ी का टर्नओवर ज्यादा होगा या मर्सिडीज का टर्नओवर ज्यादा होगा? मुझे बताइए। मारुति कार का टर्नओवर ज्यादा होगा या मर्सिडीज का टर्नओवर ज्यादा होगा? आपको लग रहा है मर्सिडीज से 50 लाख 1 करोड़ रुपए की आती है, मारुति 3-4 लाख में आ जाती है? नहीं सर। मर्सिडीज महीने में बिकती है एक शोरूम में हद मार के 2-3। मारुति वालों की कम से कम सैकड़ों गाड़ियां बिकती हैं रोज, महीने भर में। तो टर्नओवर देखोगे तो मारुति का टर्नओवर मर्सिडीज ऑडी से कहीं ज्यादा है। ये चीज समझनी पड़ेगी हमको। तो
मर्सिडीज और ऑडी बीएमडब्ल्यू हर व्यक्ति की औकात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार को एल्टो आदमी सोच सकता है, वैगनार एक बार को सोच सकता है, लेकिन उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इस लाइन को समझ जाओ, आई वुड कि मैं 100 लोगों से एक एक रुपया लेना पसंद करूंगा, बशर्ते एक आदमी से 100 रुपया लेना पसंद नहीं करता मैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी यही है। आप किसी से कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी लेते हैं यार। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ लो। ये मेरा फेवरेट एक एग्जांपल है। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, बड़ा ध्यान ध्यान से सुनना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बार की बात है, राजा, एक 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 प्रजा में एक व्यक्ति होता है, वो कहता है, राजा को खुश करना होता है, तो वो व्यक्ति क्या कहता है, राजा अनाउंस करते हैं कि कोई मेरे लिए कोई ऐसा खेल बना दे जिसमें मुझे अच्छा लगे, मुझे मजा आ जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो मैं उसको जो वो मांगेगा वो दूंगा। तो एक आदमी निकल के आता है, वो चेस बनाता है। चेस चेस आप अच्छी तरीके से जानते हैं चेस क्या होता है, शतरंज। वो शतरंज का खेल बनाता है और राजा को देता है, और राजा को खेलना सिखाता है। तो राजा को बड़ा मजा आता है, यार ये तो खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया इसमें तो, पूरे राजा वाले खेल है, हाथी है, घोड़ा है और मंत्री है, पता नहीं क्या क्या चीजें, ये तो हमारा वाला खेल हो गया। तो उसको बहुत अच्छा लगता है चेस। वो कहता है मजा आ गया, तुमने बहुत अच्छा खेल बनाया है, अब तुम बताओ तुम मुझसे क्या मांगते हो, मांगो जो मांगना चाहो मांगो। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, वो कहता है राजा साहब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो शतरंज मैंने आपको गिफ्ट किया है, जो शतरंज मैंने आपको बना के दिया है, मुझे सिर्फ अनाज का एक दाना इसके अंदर डाल के देना है। शर्त क्या है, इस शतरंज में जितने भी बॉक्स हैं, जितने भी खाने हैं, हर एक खाने के अंदर आपको चावल का दाना रखना है। हर एक बॉक्स के अंदर चावल का दाना रखना है। शर्त क्या है, पहले खाने के अंदर एक चावल होगा, तो दूसरे में इसका डबल रखना होगा आप। पहले खाने में एक रखा, तो दूसरे में कितना होना चाहिए, डबल, दो। तो तीसरे में कितना रखना होगा आपको, इसका डबल, कितना, डबल, चार। चौथे में कितना रखना होगा राजा साहब, तो चार का डबल, आठ। पांचवें में कितना रखना होगा, आठ का डबल। तो ऐसे कितने खाने हैं, ऐसे कितने डब्बे हैं शतरंज में, तो टोटल 64 डब्बे हैं। राजा साहब कहते हैं बस ये क्या मांग रहे हो, ये तो बहुत छोटी चीज मांग रहे हो यार, चावल के छोटे छोटे दाने, तुम इतने से शतरंज के अंदर मांग रहे हो, उसमें तो क्या, इसमें क्या आएगा, छोटे से शतरंज का बॉक्स है, इसमें रख दूंगा आराम से। वो कहते हैं बेटा कुछ और मांग ले, क्यों वो कर रहा है। वो कहते हैं नहीं राजा साहब, बस आप इतना सा कर दो, ये शतरंज के सारे खानों के अंदर चावल के दुगने करके चावल दे दो मुझे। वो कहते हैं, राजा साहब कहते हैं इसकी इच्छा को पूरा किया जाए। तो सभी लोग उस शतरंज के डब्बों के अंदर चावल के दाने रखना शुरू कर देते हैं। अब पहले में रखा एक, दूसरे में रखे दो, तीसरे में रखे चार, चौथे में रखे, ऐसे करना शुरू करा। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद इस शतरंज का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ही समय के बाद। अभी सारे बॉक्स बॉक्स तो भरे ही नहीं। आप में से कोई बता सकता है कि इस शतरंज के अंदर अगर हम 64 डब्बों तक जाएंगे तो चावल के कितने दाने रखने पड़ेंगे, कोई आइडिया है, कोई लमसम बता सकता है, कोई आइडिया लमसम। अरे राजा कितना दे देगा यार, एक बोरा दे देगा, बहुत ज्यादा कितना हो गया, वो हद मार के एक बोरा हो जाएगा, दो बोरा हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, पांच बोरा हो जाएगा यार, इससे ज्यादा नहीं होगा ना। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो, उस राजा के पसीने छूट गए इस 64 डब्बों में चावल रखने में, पसीने छूट गए उसको। हमको लगता है कि शायद 64 डब्बों में थोड़े बहुत आ जाएंगे, लेकिन पता है आपको 64 डब्बों के अंदर चावल कितने आएंगे, अगर आप काउंटिंग कर सकते हो तो मुझे बता दो कितने आएंगे। इतना तो मैं भी नहीं गिन सकता यार। 2 की पावर 64 कर दो, अपने आप आ जाएगा, कैलकुलेटर पे भी डालोगे ना 2 की पावर 64, तो आपका कैलकुलेटर एरर बताएगा। उतनी जगह नहीं है आपके स्क्रीन में। और इधर से अगर पढ़ना शुरू करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आपको शायद करोड़ के आगे गिनती भी नहीं आती, और करोड़ के आगे पता नहीं कितने आगे डिजिट है। इतने सारे चावल के दाने तो कितना किलो हो जाएगा सोचो। और ये चावल पता है कितने, ये चावल इतने हैं कि वो राजा आने वाले 20 सालों तक भी अपने पूरे देश का अनाज इकट्ठा करके दे, तो भी वो शायद इतना इकट्ठा ना कर पाए। समझे, इस उदाहरण से कुछ समझ में आ रहा है आपको, इस उदाहरण से कुछ समझ में आया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
जो चीज शुरू में बहुत छोटी लग रही थी, कुछ ही समय के बाद, कोई ऐसा नहीं कि 1000 2000 डब्बों पे खानों के अंदर डालना था, मात्र 64 डब्बे। छोटा सा शतरंज होता है, उसके अंदर चावल के दाने दुगने करके नहीं रखे गए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो चीज शुरू में बहुत छोटी लगती है, कुछ समय के बाद ये बहुत बड़ी हो जाती है। और इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम भी आपको समझा समझा के थक गए हैं इस रूप में। समझाते हैं कि नहीं समझाते? अच्छा मुझे बताइए, 64 डब्बे क्या वो भर पाया? नहीं। क्या भर पाएगा? नहीं। शुरुआत के 7 8 10 15 20 डब्बे तक तो उसने भरने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं भर पाया। मैं आपसे कहता हूं, आप उतने डब्बे छोड़ दो, सिर्फ 4 डब्बों तक भर लो यार। 4 डब्बे क्या? आपने इस बिजनेस को शुरू किया, शुरू करने के बाद इस बिजनेस में 6 साथियों को ज्वाइन करवाया, और आपके नेटवर्क में पहले महीने हो जाते हैं 6 लोग। आपने दूसरे महीने यही काम लोगों से कराना शुरू करा, वो 6 साथी थे, 6 साथियों ने अपने 6 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, टोटल नेटवर्क में हो गए 36 लोग। तीसरे महीने 36 लोग अपने 6 6 साथियों को स्पॉन्सर कर जाते हैं। अगर कर जाते हैं तो हमारे पास नेटवर्क में हो जाएंगे 216 लोग। और चौथी स्टेज अगर कर पाए, तो चौथे स्टेज पे यही 6 साथियों को स्पॉन्सर करेंगे, 1296 लोग नए आ जाते हैं। अगर इसको समअप कर दिया जाए, 1296 216 36 6 और एक, आपको टोटल हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा 1555 लोग। मैं 64 तक तो जा ही नहीं रहा यार, वहां तक तो मुझे भी पता है, जब राजा साहब नहीं दे पाए चावल, तो हम कहां से नेटवर्क इतना बड़ा बना पाएंगे? वहां तक तो हम जा ही नहीं रहे, हम तो 4 स्टेज जा रहे हैं। जैसे जैसे पिछले एग्जांपल में 4 स्टेज तक चावल रख दिए गए थे ना फोटो में, ऐसे ही 4 ही स्टेज तक गए। 1555 लोगों का मात्र नेटवर्क बनता है। हर आदमी सिर्फ 60 रुपये का बिजनेस करता है, लगभग 2000 की शॉपिंग करता है। अगर ये नेटवर्क सही से बन गया तो आपकी इनकम जाएगी 3 लाख रुपए। और इसी नेटवर्क में ये लोग 2000 की जगह 3000 3500 की शॉपिंग करते हैं, यानी 100 पीवी का नेटवर्क बनता है। तो हमारे पास इनकम आती है लगभग 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तक बनाया जा सकता है। 5 लाख रुपए नहीं आएंगे दोस्तों, आधे लोग भी कर जाओगे तो भी 3 लाख रुपए आएंगे, उसके आधे कर जाओगे 1.5 लाख फिर भी आएगा, उसके भी आधे कर जाओगे 70,000 रुपए 50,000 रुपए, तो फिर भी कमाओगे। 4 5 स्टेज तक तो जाया जा सकता है, ये बात मैं भी मानता हूं। 64 स्टेज तक कोई नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर आदमी थोड़ी है यार। आपके नेटवर्क में 100 लोग जुड़े हैं, क्या 100 लोग आज इस मीटिंग में आए हैं? 100 लोग हैं आपकी मीटिंग में? तो आप ये क्यों सोचते हो कि हर आदमी ज्वाइन करेगा ही करेगा? हमारा काम है जहां तक आप और हम बेस्ट कर सकते हैं वहां तक पहुंचना। आई होप इस इंडस्ट्री के बारे में चीज समझ में आई, उदाहरण समझ में आया। यस और नो? इस इंडस्ट्री को हल्के में तो कभी मत लेना। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, जो आपके आपको आपके परिवार को, इवन आपके आने वाली जनरेशन को आने वाले टाइम के अंदर लाखों करोड़ों रुपए दे सकती है। इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझो पहले तो। छोटा समझने की कोशिश मत करना, ये बहुत बड़ा हाथी है। लोग इस बिजनेस से महीने का 1 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। लोग इस बिजनेस से, इंडिया के बाहर फॉरेन में लोगों ने प्राइवेट जेट खरीद रखे हैं। इंडिया के बाहर इसी बिजनेस से लोगों ने अपने खुद के आइलैंड खरीद रखे हैं। और लोग अगर आप ये सोच रहे हो बिजनेस बहुत छोटा है, तो फिर ये आपकी गलती है यार। लाखों रुपए कमाने का मौका है आपके पास, करोड़ों रुपए कमाने का मौका है आपके पास। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है, बिलीव है, ट्रस्ट है, तो मैंने रिक्वायरमेंट बताया ना आपको, इस बिजनेस में कामयाब होने की रिक्वायरमेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट ही आपके अंदर नहीं है, विश्वास ही नहीं है, जुनून ही नहीं है, तो ये बिजनेस आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई कोई फायदा नहीं है। जिसको विश्वास है वो लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। हमारे मेंटोर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर महीने का करोड़ों रुपए बनाते हैं। हमारे अपलाइन संतोष सर आज 20 लाख रुपए महीने तक की इनकम तक पहुंचे। मेरे ही अपलाइन में मोइन खान जी 8 लाख रुपए एक अनपढ़ आदमी तक पहुंच गए। लोग इस बिजनेस में 50 50 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, लेकिन इसी बिजनेस में ऐसे भी है जिनको 50 रुपए का चेक भी नहीं आ रहा है। एक आदमी 1 करोड़ भी कमा रहा है और एक आदमी 100 रुपए भी नहीं कमा रहा है। फर्क क्या है? बिजनेस बराबर की बराबरी क्या मिला है उसको भी, इसको भी। उस व्यक्ति ने सीखा, विश्वास किया, उसके अंदर जुनून था, काम किया, वो वहां तक पहुंचा। दूसरा आदमी को विश्वास ही नहीं है, वो चाय पत्ती तक वो डर डर के पीता है, ऐसा ना हो कुछ ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा ना हो ये समुद्री का एक हालू मैं मर जाऊं। तो विश्वास ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है? सबसे पहले विश्वास होगा तब कामयाबी आएगी। विश्वास नहीं है तो इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर विश्वास अगर नहीं है, विश्वास लाना चाहते हो, इवेंट्स में आओ, प्रोग्राम के अंदर आओ, उन लोगों से मिलो जो इस बिजनेस में कामयाब है।
जो सफल है। आपके एरिया में, आपके शहर में के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर जाओ ना यार, इन लोगों से मिलो जो लोग कामयाब है। 1 करोड़ रुपए वाला कमाने वाला इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? आप मिलो ना इस संडे को, इस संडे को मिलेंगे वो। 18-20 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति सच में इस दुनिया में है कि नहीं है? आज जो मिलते हैं ना आईटीओ में, 8 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति, क्या अनपढ़ आदमी वो सच में बीएमडब्ल्यू चलाता है? आओ ना, आपको आना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिसने विश्वास किया वो आगे बढ़ गए, कामयाब हो रहे हैं। जिसको विश्वास नहीं है वो आदमी रजाई में लेटा रहेगा। मेहनत करिए दोस्त, विश्वास लेकर आइए।